प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, today we will discuss and learn about economic and resource geography papers topic classification of economies and spatial organizations, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एवं स्थानिक संगठन। मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। आज इस कक्षा में हम ये समझने का, अभी तक पूर्व की कक्षाओं में हमने ये समझा कि आर्थिक भूगोल क्या है। इसके पश्चात ये जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, व्हाट इज़ अर्थव्यवस्था। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यह जाने, हमें यह समझ में आए कि अर्थव्यवस्था, जिसे आर्थिक प्रणाली भी कहते हैं, आर्थिक संगठन भी कहते हैं, वो सब एक ही प्रकार की शब्द जो है काम में लिए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी एक विशिष्ट वातावरण में मनुष्य किस प्रकार अपने यंत्रों, विधियों तथा क्रियाकलापों का उपयोग करके वहाँ के संसाधनों का उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह उनकी अर्थव्यवस्था या अर्थतंत्र कहलाता है। या यूँ हम कहें कि आर्थिक तंत्र मूल रूप से एक संगठनात्मक संरचना है जिसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के उपयोग पर सामाजिक नियंत्रण किया जाता है एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग करते हुए कुशलतापूर्वक वितरण किया जाता है। स्पष्ट है, वस्तुओं का उपयोग किया जाना, परंतु यहाँ पर सामाजिक नियम, परंपराएं और संस्थाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं और जिन पर उपयोग पर सहयोग और नियंत्रण का भाव भी इसमें सम्मिलित है। सबसे साथ ही इसके साथ ही महत्वपूर्ण है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनका वैकल्पिक उपयोग किया जाना। मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और दीर्घकाल से वह अपने कल्पना शक्ति, ज्ञान विज्ञान की तकनीकों और अपनी उपलब्धियों से इस भौतिक परिवेश के साथ समायोजन करता है और एक प्रकार का इकोनॉमिक लैंडस्केप डेवलप करता है। हम जानते हैं कि मनुष्य जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है उसमें पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का प्रत्यक्ष योगदान होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ हम इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप की यदि हम चर्चा करें तो B.W. होडर और आर्ली ने 1974 में अपने आर्थिक भूगोल में ग्रंथ में उन्होंने अर्थतंत्र को परिभाषित करते हुए स्पष्टतः लिखा कि अर्थतंत्र शब्द से तात्पर्य आर्थिक निर्णायकों के जाल से है। स्पष्ट है कि जहाँ पर आर्थिक प्रक्रियाओं संबंधित निर्णय किए जाते हैं और उससे विकसित होने वाला तंत्र ही अर्थतंत्र है। अब विश्व में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विकसित हुई हैं। जैसे जैसे मनुष्य की सभ्यता विकसित हुई, अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में ये व्यवस्थाएं विकसित, विकासशील एवं अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जानी जा सकती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसको कहा गया है। डेवलप्ड, ये आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करती हूँ। डेवलप्ड अर्थव्यवस्था जिसको कहा जाता है विकसित अर्थव्यवस्था, इसे हम देखने, डेवलप्ड अर्थव्यवस्था को यदि देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमी, द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री which has acquired a very high stage of development
and where per capita income and standard of living is high। ऐसे देश जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ बहुत ज़्यादा है, उसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में कहा जा सकता है, जो कि अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में प्रथम कहा जा सकता है। अब बहुत ही जनरलाइज करके हम कहें तो यह एक उसकी विभिन्न विशेषताएं भी हम बात करें कि अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय और वहाँ के सामाजिक संगठनों का राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का, कि प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन, उनका उपभोग और आर्थिक क्रियाओं के कौन से वर्गों में, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में वहाँ की जनसंख्या कार्य करती है, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय, जिसे हम आगे जाकर के डिटेल में और देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को। इस प्रकार मनुष्य के कार्य करने की विशिष्टता कितनी है, उसकी निपुणता कितनी है, प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति कैसे हो रही है, इन सभी के आधार पर सम्मिलित रूप से विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहाँ पर तकनीकी विकास बहुत अधिक हो गया है, एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाई देती है और उससे संसाधनों का दोहन भी अधिक तीव्रता से होता है। और वहाँ पर इसकी कुछ विशेषताओं को हम चर्चा करें उससे पहले यह आपको में दिखाई दे रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी के संक्षिप्त में पॉइंट दिए गए हैं। हाई नेशनल इनकम, हाई पर कैपिटा रियल इनकम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, full utilization of resources, industrialization and advanced technology, and more employment and high ratio of urban population। यदि हम कहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर तीव्र गति से प्राविधिक विकास हो रहा है, कुशल कार्यक्षमता के व्यक्ति प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा है, वैज्ञानिक विकास बहुत उच्च स्तरीय है, अर्बन पॉपुलेशन का रेशो ज़्यादा है, यहाँ पर संसाधनों का बहुत अधिक दोहन और उसके साथ ही उन दोहन से उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी वहाँ दिखाई देते हैं। व्यापारिक आदान प्रदान के लिए, व्यापार के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और वस्तुओं का उपयोग बहुत अधिक तीव्र गति से हुआ है। ये देश अपने व्यापारिक संगठन बना रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपना व्यापार विकासशील एवं अविकसित देशों के संसाधनों को खोजने में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका बहुत अधिक हस्तक्षेप है, एवं बहुत और भी महत्वपूर्ण है कि WTO के माध्यम से इन्होंने विश्व बैंक पर भी अपना नियंत्रण किया हुआ है और विकासशील और अविकसित देशों के कच्चे माल और संसाधनों पर बहुत अधिक इनका उपयोग होता है। यदि हम इसके साथ ही देखें विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी, the countries of such an economy are neither very advanced or nor very backward. Such countries are at present engaged in making maximum possible use of their resources of raw material, capital and manpower so as to accomplish rapid economic development. Our country is a good example of developing economy. इंडिया एक महत्वपूर्ण डेवलपिंग राष्ट्र है। इन डेवलपिंग राष्ट्रों का उनके फीचर्स क्या क्या महत्वपूर्ण है इसको हम यहाँ देखेंगे। लो पर कैपिटा इनकम एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जहाँ पर पाई जाती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जहाँ पर पाई जाती हैं, रूडिमेंट्री स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही हो रहा है, टेक्नोलॉजी में बैकवर्डनेस है, बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर एंड इट्स बैकवर्डनेस। नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर
बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक कारक है जो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की पहचान है। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ की अर्थव्यवस्था जिसमें तकनीकी तथा विज्ञान के विकास के कारण आर्थिक क्रियाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई हैं, अपितु विकास की ओर प्रगतिशील है, जैसे कि मिस्र, चीन, भारत, ब्राज़ील, पेरू, यूनान, ट्यूनीशिया इत्यादि ऐसे देश। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि ये देश जिनकी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर सामान्यतः तीव्र पाई जाती है, क्योंकि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होती है। यहाँ प्रौद्योगिकी का विकास की अधिक उन्नति नहीं हुई है, जनसंख्या घनत्व अधिक है। ऐसी स्थिति में रोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक प्रोमिनेंट है और घनत्व भी अधिक है। संसाधन या तो कम पाए जाते हैं या जनसंख्या की तुलना में कम रेशो में पाए जाते हैं। यहाँ पर व्यापारिक कृषि और नवीन वैज्ञानिक कृषि की कमी पाई जाती है और जो प्राचीन परंपरागत कृषि अधिक की जाती है, जिसे कि जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। या यूँ हम कह सकते हैं कि यहाँ की अधिकतम जनसंख्या का प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में लगे हुए हैं, उसके साथ साथ तृतीयक व्यवसाय भी विकासशील अवस्था में है। यहाँ की जनसंख्या शिक्षा, संचार इन सभी स्तर से मध्यम प्रकार से सुसज्जित है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय मध्यम प्रकार की है और इस वजह से आर्थिक विकास तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की कुछ और विशेषताओं में ये हम यदि देखें तो ये अपने संसाधनों का दोहन पूर्ण काल से नहीं कर पा रहे हैं, जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है, पूंजी कैपिटल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से यहाँ मानव संसाधनों की गुणवत्ता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कहा गया है जो इकोनॉमीज़ हैं उनको किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में तीसरा महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण है वो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यानी कि वे अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं। Underdeveloped economy, in an underdeveloped economy, the level of real income and per capita income is very low. Consequently, the standard of living is very low. The reasons for the conditions is the lack of scientific and technological applications in productive progress and the shortage of capital. Most of the countries in Asia, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण इस कैटेगरी में पाए जाते हैं। यदि हम सामान्य तत्वों को हम देखें कि क्या फीचर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की अंडर डेवलप्ड जो इकोनॉमीज़ हैं उनके महत्वपूर्ण गुण क्या हैं। इससे पहले मैं पुनः आपको स्पष्ट कर दूं कि वह अर्थव्यवस्था जहां पर प्राविधिक एवं वैज्ञानिक विकास नगण्य है, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जहां की जनसंख्या प्राथमिक उत्पादन में ही लगी हुई है, जैसा कि उष्ण मरुस्थलीय देशों में, भूमध्य रेखीय देशों में, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में, एशियाई देशों में इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, लो पर कैपिटा रियल इनकम। इसी प्रकार से बैकवर्ड एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर जीवन भरण या पालन पोषण के लिए ही की जाती है। अंडर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी विकास नहीं हुई है, इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट की भी स्थिति बनी हुई है।
सामान्यतः मैं अगर कहूँ कि हम इस प्रकार से समझेंगे कि ये ऐसे देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि अधिकांशतः जैसा कि मैंने कहा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण की विषमताएं पाई जाती हैं, जहाँ मनुष्य के निवास के प्रतिकूल समस्या है, संसाधन उपयोग कम हुआ है, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था का कार्य किया जाता है और यहाँ की केंद्रीय समस्या मास पॉवर्टी है, बहुत अधिक गरीबी की समस्या है और लो रिसोर्स बेस है, यानी कि संसाधनों का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जा रहा है, न ही दोहन किया जा रहा है और टेक्नोलॉजिकल भी ये लोग उसके इतने यूज्ड टू नहीं है। ऐसी स्थिति में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च पाई जाती है। चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच अभी तक जनसंख्या पर नहीं हो पाई है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आखेट, पशुचारण एवं एकत्रीकरण, कृषि कार्य जैसे कार्यों में लगी हुई है। स्पष्ट है कि यहाँ के साक्षरता और उच्च शिक्षा की कमी पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी सहभागिता नगण्य होती है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय और स्थानीय व्यापार भी लगभग नहीं के बराबर हो पाता है और परिवहन के साधनों का जाल भी नहीं बन पाता है। इस प्रकार से औद्योगिक प्रदेशों का विकास होना असंभव है और यहाँ पर पूंजी, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक विधियों के लिए ये विकसित और विकासशील देशों पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। इस प्रकार से ये विश्व में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में हमने जाना।